के अंदर जो सॉल्वेंट के सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो भी तो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बचपन से हम लोग होमोजेनस मिक्सचर सुनते आ रहे हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स एक सॉल्वेंट के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हम लोग चीजें रिलेट कर सकते हैं आराम से। इसीलिए तो एक्सप्रेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के जैसा दिखाई दे रहा है। पीवी इज इक्वल टू एनएसटी वहां लिखा क्योंकि उसको एनआरटी से थोड़ा डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि एनआरटी आइडियल गैस सिचुएशन है। बाकी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जैसा गैसेस स्टेट में हम लोगों ने काइनेटिक सर थ्योरी तो ऑफ वो गैस में पढ़ा मतलब था। एक्चुअली एम्प्टी स्पेस जैसा ही वर्क करेगा उसका सॉल्वेंट। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एग्जैक्टली एम्प्टी स्पेस के जैसा वर्क नहीं करेगा। जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम में चीजें फ्रीली मूव कर सकती है, कोई सर रेसिस्टेंस बट नहीं है। उस ऑप्शन में दोनों में यही बोलना चाह रहा है कि एम्प्टी आ, स्पेस से वो रिलेट उसको किया। उसको रिलेट किया गया है। रिलेट किया करना अलग चीज है और एग्जैक्टली होना दोनों में डिफरेंस है। उसमें ये नहीं बोल रहा है कि एग्जैक्टली सेम होगा, सिमिलर सिनेरियो होगा। तो ठीक है, मान लो रिपल्शन या रेसिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के मूवमेंट में, तो जो भी रेसिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का होगा। तो ठीक है, वो रेसिस्टेंस मान लो कि वैक्यूम की जगह कोई ऐसा सीट सिस्टम ले ले, जैसे तुम लोग ऐसा सुना होगा कि साउंड वेव जो होता है वो इसमें क्या बोलते हैं, वैक्यूम में थोड़ा अलग स्पीड से मूव करता है और बाकी जगह थोड़ा अलग स्पीड से मूव करता है। तो जैसे अगर साउंड वेव अगर अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं बाकी बेसिकली तो होगा ही नहीं वैक्यूम इसमें। में, अच्छा हाँ वैक्यूम में नहीं होगा, सॉरी। लाइट लाइट वेव तो अलग अलग स्पीड से मूव करता है ना। हाँ लाइट तो मूव करता है, बोल सकते हैं शायद लाइट लाइट अलग अलग स्पीड से मूव करता है अलग अलग स्पेस में, है ना। हाँ ठीक है, तो जैसे लाइट अगर अलग अलग रिफ्रैक्शन भी इसीलिए होता है। और रिफ्रैक्शन भी इसीलिए होता है कि v फाइनल अपॉन v इनिशियल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं शायद, जहां तक हमको ध्यान हो सकता है हम गलत हो, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v फाइनल अपॉन v इनिशियल, जिसका रेशियो ही आता था। तो उसमें जैसे हम लोग का जो पार्टिकल अलग अलग तरह के मीडियम में अगर मूव किया तो अलग अलग स्पीड से मूव किया, तो मूवमेंट का टेंडेंसी सिमिलर है। ठीक है, स्पीड कम हो गया क्योंकि एक रेसिस्टेंस है, बट टेंडेंसी सिमिलर टाइप का है ना। तो सिमिलैरिटी को रिलेट किया, ना कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोला कि यही हो रहा है, सेम हो रहा है। नहीं, सेम नहीं हो रहा, सिमिलर हो रहा है। अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा है तुम लोग, अंग्रेजी भी नहीं आया था तुम लोगों को। और कोई डाउट तो बताओ, जल्दी बताओ, और कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास तक में अगर किसी को थियोरेटिकल पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नोट्स तो सबको मिले, और जिज्ञासा तुमको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि तुम्हारे पास ग्रुप का सारा इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट ऐड कर ही देते हैं, ज्यादा बेटर है। टेलीग्राम पे तो तुम हो ही शायद से। हाँ सर, टेलीग्राम। ओके, क्योंकि तुमको उसमें नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ओके सर। एक बार देखना तुम ही को ऐड किया कि किसी दूसरे जिज्ञासा को ऐड कर लिए हैं, क्योंकि अभी तक 3-4 जिज्ञासा का नाम हमको लिस्ट में दिखाई दे दिया, जो पुराने पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं। सबसे पहले बैच में भी जिज्ञासा नाम के स्टूडेंट थी। नहीं सर, हमको तो नहीं ऐड किया। तुमको ऐड नहीं किया है? नहीं, हम आपको हाई भेज देते हैं। एक ओके, हम किसी को तो ऐड किया यार। पता नहीं, हम आपको हाई भेज दिए। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे। ओ टेलीग्राम। हाँ टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप नहीं बना, तुम लोगों का नंबर पब्लिक हो जाएगा। फिर ये लड़का लोग सब नालायक लोग। अच्छा उसी को ऐड किया ना, पर लड़का लोग सब नालायक है, परेशान करता है ऐसे, बहुत बदमाश होता है लड़का लोग सब। सब मनी मन गाली दे रहा है सर, आप भी लड़के ही हैं, आप ऐसा मत बोलिए। हम भी बदमाश होंगे बेसिकली, ऐसा सोच सकते हैं। चलो तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये चीजें पढ़ रखी थी कि हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में मैंने कुछ चीजें मेंशन की थी, बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं वो, बट सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ से उसको रिलेट करते हैं हम लोग, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बट ये चीज ध्यान रखना कि ये टर्म से ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मली इसको जीओसी में डाल दिया जाता है, हम इसको जीओसी से डिसोसिएट करके रखते हैं, क्योंकि फिर जीओसी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मतलब जीओसी भी एंडलेस टाइप का है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कुछ भी आप पढ़ा सकते हो उसमें, तो इसलिए हम वहां पे रखना प्रेफर नहीं करते। उतना ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे टॉपिक एक्सटेंड होता है तो फिर आदमी के समझ से बाहर होना शुरू हो जाता है सब कुछ। बट सिंपल वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस केस में हम लोग दो नाम हम मेंशन किए थे,
टोसाइलेट, जो कि आगे आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले पार्ट में। ट्रिफलेट वर्ड याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। चीजें कैसे रिलेट करनी है बेसिक एस्पेक्ट में तुमने सीख रखा है, बाकी जो हम लोग के बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे तुम लोग को एक अच्छा इंसाइट मिलेगा, वो चीजें तुमको खुद से सीखना है, क्योंकि तुम लोगों ने बेसिक एस्पेक्ट टिक टिक कर रखा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज हम तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। हम एक काम करते हैं, अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2, ताकि यहाँ पे बेसिक्स वाले पार्ट कवर हो जाए। एंड आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सॉल्वेंट वाले पार्ट का, और सॉल्वेंट के बाद हम लोग को न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी से मतलब है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही शानदार चीज है, मतलब बहुत ही अच्छा चीज है, जो हम जिस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि एक बुक में हम पढ़े थे बेसिकली, बहुत एक अच्छा तुमको ओवरव्यू मिलेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो सकता है, किस तरीके से चीजें डिपेंड करती हैं, वो सारी चीजें हम एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट का मतलब तो सबको मालूम है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई कुछ बोला, आवाज नहीं आया। घोल, घोल सॉल्यूशन को बोलते रहे ढोलक। सॉल्वेंट को घोलक बोला जाता है, जो घोल सकता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो सॉल्वेंट वाले पार्ट में हम लोगों को अब जाके मालूम पड़ेगा कि जो हम लोग बचपन से कहीं कहीं पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सब चीजें सुन रहे थे, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। कहीं कहीं पे एक वर्ड भी आता है पोलर सॉल्वेंट के अलावा, उसमें ज्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली। तो उसमें तो एक नाम हम लोगों का पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट में, मतलब एक तो हम लोग का पोलर सॉल्वेंट वाला पार्ट हो गया, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। एंड इस पोलर एंड नॉन सॉल्वेंट, सॉरी पोलर एंड नॉन पोलर के बाद हम लोगों का पोलर में एक और क्लासिफिकेशन चलता है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। पोलर वाले पार्ट में हम लोग दो तरह के सॉल्वेंट की बात करते हैं, एक प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है और दूसरा एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटिक एंड एप्रोटिक जो नाम दिया गया है, ये हम लोग सिंपली एक चीज से एसोसिएट कर सकते हैं कि वो सॉल्वेंट आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हो या H+ दे सकता हो, दोनों ही सिचुएशंस वैलिड है, ये नहीं कि केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हो या फिर H+ दे सकता हो, इस तरह के सॉल्वेंट्स को हम लोग प्रोटिक बोलेंगे। तुम लोगों ने सुन रखा होगा H+ का मतलब प्रोटॉन होता है, तो जो प्रोटॉन है, या फिर वर्ड तुमने कभी सुना होगा प्रोटिसिटी, प्रोटिसिटी वर्ड मतलब कितना H+ दे सकता है, तो ये जो प्रोटिक वर्ड है ये उसी प्रोटिसिटी वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो आइदर H बॉन्डिंग कर पाए या फिर हम लोग H+ दे पाए, दोनों को हम लोग इस सिनेरियो में कंसिडर करेंगे। और इन जनरल क्या मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है, बट कोई पकड़ के मत बैठ जाने की सर ऐसा ही होता है क्या, ऑल्दो हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे जब भी कोई सवाल पूछेगा। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर होगा ही होगा, कोई भी केस उठा के देखो, मोस्टली ऐसा सिचुएशन होगा। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर नेचर का सॉल्वेंट रहेगा ही रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। और नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट हुआ तो सिंपली डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट यहाँ पे 0 है। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ पोलैरिटी होना चाहिए, कुछ डाइपोल होना चाहिए, कुछ डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं पोलर नॉन पोलर क्या हो सकता है। बट ये दो नाम, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक वाले पार्ट का मतलब हम लोग मेंशन कर सकते हैं कैन फॉर्म H बॉन्डिंग, कैन फॉर्म H बॉन्डिंग, और साथ ही साथ उसमें एक और चीज हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, कैन गिव H+। दोनों में से जो कंसिडर करना है कर लो, कोई अपने को तकलीफ नहीं है दुनिया में। बट ये सॉल्वेंट बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। एग्जाम्पल्स में मालूम होने चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, किस नेचर का सॉल्वेंट बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो प्रोटिक की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इतना मालूम है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो आराम से प्रोटिक में डाल सकते हैं। कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, अमोनिया हो गया, अमाइन हो गया, ये सब लोग आराम से पोलर प्रोटिक मीडियम बोल सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CH3COH ले लो, तो ये तो H+ ही दे सकता है, आराम से हम लोग इसको पोलर प्रोटिक मीडियम के कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं। कभी भी एक सॉल्वेंट दिया जिसमें H बॉन्डिंग या हम लोग का H+ देने का टेंडेंसी हुआ तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर वर्ड ना भी समझो, बट प्रोटिक अगर दिया तो पोलर प्रोटिक बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेना। फिर उसके बाद अपना अगला नंबर आता है पोलर एप्रोटिक का। एप्रोटिक की जब बात करेंगे तो उसमें बड़ा स्टैंडर्ड कुछ नाम है, कोई स्टैंडर्ड नाम याद रखना।
जैसे एक नाम है सबसे स्टैंडर्ड DMSO। इनफैक्ट एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, जब भी कभी कैपिटल लेटर में रैंडमली कुछ भी वर्ड दे रखा है, ABCD टाइप, कुछ भी कैपिटल लेटर में कुछ अल्फाबेट दे रखे, मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बट रैंडम होना चाहिए। जैसे आगे जाने के बाद तुमको ऐसा भी एक पैटर्न दिखाई देगा, ये भी एक पैटर्न का पार्ट है, इस तरह की चीजें भी दिखाई देंगी। कोई इसमें बता सकता है कि इसमें क्या पैटर्न है? ये तीनों नाम में क्या पैटर्न है कॉमन? सबसे लास्ट में ए है, और सब पे पी है। सब में P है, और ज्यादा बेटर पैटर्न चाहिए। सबसे लास्ट में A है वो तो हो गया, सब में P है ये भी हो गया, ज्यादा प्रिसाइज पैटर्न चाहिए। कुछ और बताओ, मतलब एग्जैक्ट पैटर्न जो सब में एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। लास्ट में P और फिर एक और छोड़ लास्ट के में A है। ए और पी है। हर एक केस में लास्ट A है और थर्ड लास्ट P है, क्योंकि जब भी कभी हम लोग परऑक्सी एसिड वर्ड यूज करते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, परऑक्सी एसिड, जो भी परऑक्साइड्स होते हैं, तो जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपने को मालूम है RCOH, ये हम लोग का नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। बट जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में परऑक्सी एसिड की बात कर रहे होंगे, पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग का यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रहेगा। तो जब भी परऑक्सी एसिड्स आएंगे, उस परऑक्सी एसिड के नाम में लास्ट में परऑक्सी एसिड होगा ही होगा। जैसे पहला पर एसिटिक एसिड, जो नाम होगा परऑक्सी एसिड का, उसको लिखने का तरीका होता है पर करके, मतलब पर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों का लास्ट वर्ड ए तो रहेगा और थर्ड लास्ट वर्ड हमेशा पर रहेगा, तो इसीलिए उस पर की वजह से उधर पी आने वाला है। ये पैटर्न कॉमन होगा। जैसे सेकंड वाले केस में ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पीबी अगर दिया मतलब पर बेंजोइक एसिड, तो हमेशा इसमें भी रैंडमली ABCD तुमको दिखाई देगा, बट एक पैटर्न के साथ, लास्ट लेटर A एंड थर्ड लास्ट लेटर P होना चाहिए। तब इस केस में इसको पोलर एप्रोटिक मत समझना, ये हम लोग का एसिड है, पोलर प्रोटिक मीडियम होगा। इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना, मतलब ये मत समझना कि हमेशा रैंडमली कैपिटल लेटर कुछ भी दे देगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सारा नाम ही रैंडम होगा। तुम्हारे लिए कोई भी नाम आएगा तुमको लगेगा अरे क्या आ गया, कुछ एलियन टाइप का, तो सब रैंडम मत समझ लेना। रैंडम में लास्ट का ये 3 लेटर अगर फर्स्ट और थर्ड लास्ट लेटर अगर इस पैटर्न में है, तो समझना कि ये परऑक्सी एसिड का एग्जांपल है, ना कि पोलर एप्रोटिक का। बट जैसे DMSO है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, एक ये छोटा सा नाम अपनी जिंदगी में मैटर करता है थोड़ा, DMSO बोलेंगे। ये हम लोग का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड का हम लोग ऑलमोस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डाई मिथाइल सल्फाइड के जगह पे हम लोग जब सल्फॉक्साइड बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आता है। इसके जगह और भी बहुत सारे नाम है, जैसे THF, टेट्राहाइड्रोफिरान, हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो टेट्राहाइड्रोफिरान तुम लोगों ने शायद सुना होगा, ये नाम मैंने कभी मेंशन किया है। ये फ्यूरान नहीं है, फ्यूरान में इधर पाई बॉन्ड होता है, टेट्राहाइड्रोफिरान ले सकते हैं। या फिर हम लोग और भी कुछ कुछ नाम मेंशन कर, ऑल्दो एक चीज ध्यान रखना, जैसे टेट्राहाइड्रोफिरान बहुत ही वीकली पोलर नेचर का होता है, बहुत वीक पोलर नेचर का होता है, तो इसलिए इसको नॉन पोलर के कैटेगराइजेशन में डाल दिया जाता है। ऑल्दो नॉन पोलर नहीं है, इनर्ट है, बट नॉन पोलर नहीं है, पोलर एप्रोटिक मीडियम है। क्योंकि यहाँ पे पोलर जो है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे खींचेगा सबको, तो पोलैरिटी तो है, सारे एटम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और क्योंकि H+ कहीं भी नहीं है, तो हम लोग इसको पोलर एप्रोटिक में आराम से डाल सकते हैं। और भी कुछ कुछ नाम है, HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। स्ट्रक्चर जानना अपने लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है, जान जाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, हेक्सामिथाइल मतलब हम लोगों के पास, और फॉस्फोरामाइड मतलब जो अमाइड है, जैसे अमाइड हम लोग ये बोलते थे ना कि नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड हो, बट फॉस्फोरामाइड यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो की जगह P डबल बॉन्ड हो। और क्योंकि फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, तो फॉस्फोरस ने तीनों नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और हेक्सामिथाइल, हर एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH3 जाएगा। जब 2 CH3 जाएगा तो आराम से बोल सकते हैं हम लोग कि हेक्सामिथाइल आएगा। स्ट्रक्चर अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, देख लो कभी जिंदगी में, शायद काम आ जाए। कोई अगर मेडिकल में जाएगा ना, नीट MBBS में, तो उन लोगों को फर्स्ट सेकंड ईयर में सब स्ट्रक्चर्स वगैरह याद रखने होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स याद रखने होते हैं, ऑल्दो मोस्टली ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स याद रखने होते हैं, बट स्टिल रखने पड़ेंगे। तो एक और नाम है जो अपने लिए कॉमन होगा, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड में तो एक तो फॉर्मिक एसिड है, या फॉर्मामाइड का अगर नाम हम लोग मेंशन करें तो ये फॉर्मामाइड होता है कॉमन नेम। और डाई मिथाइल भी बोला, तो डाई मिथाइल का मतलब यही ऑप्शन अपने पास कि नाइट्रोजन सब लोगों ने 2 CH3 लगा दिया।
स्ट्रक्चर कहीं भी रिलेवेंट नहीं होगा बट नाम रिलेवेंट होगा। तो ये सब 3-4 नाम ध्यान रखना। मोस्टली डीएमएफ यूज आएगा, मोस्टली डीएमएसओ यूज आएगा, बट अगर और भी कोई नाम आया तो तरीका मैंने बता दिया समझने का। आना नहीं चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए, बट स्टिल ध्यान रख सकते हैं। ये हम लोग पोलर ए प्रोटीन सर लास्ट वाले का नाम? लास्ट वाले का नाम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो स्ट्रक्चर भी बता दिया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये फॉर्मामाइड हो गया और 2 मिथाइल हो गए, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इन 2 बेसिक चीजों का ध्यान रखना, और इसके बाद फिर आता है हम लोग का नॉन पोलर वाला पार्ट। नॉन पोलर तो बहुत ही सिंपल सा है, तुमको बस मालूम होना चाहिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट में डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग का बेंजीन हो गया, बेंजीन में ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट नॉन पोलर है, अपना काम आराम से हो जाएगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बहुत जगह पे काम आएगा। उसके अलावा जो हम लोगों का ईथर्स होते हैं, डाई ईथर्स वाले पार्ट, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, तो इसको हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह के क्लासिफिकेशंस को हम लोग क्राउन ईथर में भी डालते हैं। तो एक नाम आता है क्राउन ईथर। क्राउन तो सबको मालूम है, बस ईथर जो है उस टाइप का रहेगा, शायद ऐसा कुछ होता है। और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि यही पार्ट केवल है, स्ट्रक्चर्स और भी हो सकते हैं, बट ये दिस इज क्राउन ईथर। यहाँ पे भी क्राउन ईथर डाल दिया जाता है कभी कभी नाम। तो जैसे जितने भी सिमेट्रिकल टाइप के ईथर से वो सभी एग्जांपल्स दे सकते हैं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है अपनी जिंदगी में। बट नॉर्मली जो मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं वो ये है। ऑल्दो कहीं कहीं टोलुइन मिल सकता है, बट टोलुइन भी मिलता है तो चलो काम हो जाएगा। कहीं कहीं CH2Cl2 दे देते हैं। ये ऑल्दो पोलर है, बट इसको पोलर एप्रोटिक के जैसा ही मान लिया जाता है। जो हम लोग का ईथर वाला पार्ट है ये भी पोलर है, पोलर एप्रोटिक है, बट इसको भी नॉन पोलर के कैटेगराइजेशन में यूज किया जाता है क्योंकि ये इनर्ट मीडियम है, रिएक्शन में बिल्कुल किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा और पोलैरिटी थोड़ा कम होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ऑल्दो पोलर एप्रोटिक में रखना चाहिए, बट इसको हमेशा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के जैसा ही कंसिडर किया जाता है, या फिर उस तरीके के यूजेबल फॉर्म में डाल दिया जाता है। ये थोड़ा सा एक मतलब पॉइंट है जो ध्यान रखना। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें रिपीट होंगी, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे सॉल्वेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो अपने को मालूम होना चाहिए। बाकी ये लिमिटलेस चीजें हैं। सॉल्वेंट मतलब लिमिट नहीं हो सकता, कितना भी सॉल्वेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो जब सॉल्वेंट की चीजें लिमिटलेस हैं तो हम लोग उसमें लिमिटलेस में नहीं जाएंगे, वरना इंफिनिटी पे पहुंचेंगे हम लोग, अनडिफाइंड हो सकते हैं बेसिकली। तो हम लोग उस चीज पे नहीं जाना चाहेंगे। रादर हम लोग अपने नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमेशा से सवाल आया है, हमेशा से सवाल आएगा, और हमेशा से सवाल में लोग गलती करते रहेंगे क्योंकि लोग मीडियम का ध्यान नहीं रखते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, एंड इसी के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल में न्यूक्लियोफाइल नहीं पूछेगा, सवाल में ये पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करो। नीट में तो मतलब फिक्स है, ये हर 2 साल में एक साल सवाल आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी से, इधर लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी। जेई मेंस में पूछा जा सकता है 3-4 साल, मतलब जीओसी में अगर सवाल पूछना है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ठीक ठीक सवाल है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। एडवांस में 10 साल में एक बार पूछेगा, थोड़ा ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें लोग गलती करें, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एडवांस का पार्ट हो गया। बट ये बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, जो सवाल तो पूछने के लिए बहुत ही वैलिड है, करना कुछ नहीं है, हम लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है। कोई बताएगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मैंने बताया था कभी व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? कोई पढ़ रखा है? 1 सेकंड रुको, कुछ लोग तो इसे पढ़ रखे, कुछ कौन है भाई? ऋषभ बताओ भाई, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? पढ़ रखा है तुम लोग तो ये। सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सर जो डेफिशिएंट साइट पे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो, तो ऐसा लिख सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। सर तो पेयर इलेक्ट्रॉन ना। हाँ चलो ठीक है, पेयर में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रुको 1 सेकंड, इसको खिसका लेना। ले, खुश? मिल गया दिल को तसल्ली। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर ऐसा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज, ठीक। कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेशन में नहीं जा रहा होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है। सुना है ना उस बचपन से कि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है, डोनेट हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज। तो एक चीज बताओ, बेस क्या था? बेस भी तो यही था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था। डिपेंड करता है कौन सा डेफिनेशन। बेस में कौन सा डेफिनेशन? चलो तुम एक काम करो, तुम लेविस बेस ले लो, तुम ब्राउनस्टेड बेस ले लो,
ब्रॉन्स्टेड बेस और लेविस बेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट चलो ब्रॉन्स्टेड बेस लेविस बेस ले लो। बताओ भाई सब, ये क्या बोलते हैं डीपीएस के नालायक लोग सब जो पढ़ रखे हैं सब। साहिल पढ़ रखा है ना, ऑर्गेनिक भी पढ़ रखा है स्कूल में तो तुम लोग। बताओ न्यूक्लियोफाइल में क्या बोल रहे हैं? नहीं पढ़ा, क्या है, आवाज ही नहीं आ रहा तेरा। खाना नहीं खाया जी तुम? नहीं पढ़ा है। अच्छा नहीं पढ़ा है, झूठ बोलेगा। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है। अन्य तो नहीं पढ़े, हम लोग वहाँ का क्लास नहीं करते हैं। नहीं, ऋषभ तो पढ़ा है, ऋषभ तो क्लास किया था शुरुआत में। हाँ बताओ ऋषभ, एक बेस में और एक न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, एक बेस में और एक न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? तो बेस में वो पेयर ही करेगा और न्यूक्लियोफाइल में पेयर नहीं। बेस है जो पेयर करेगा, न्यूक्लियोफाइल पेयर नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल पेयर ही डोनेट करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है उस मामले में। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आयनिक स्पीशीज होता है बेस। सर बेस का रिएक्शन थोड़ा अच्छा एक सेकंड कोई कुछ बोल रहा था, बेस आयनिक स्पीशीज होता है। कौन बोला था? रितामरा बोल रही थी शायद ना। यस सर। बेस जो है वो आयनिक स्पीशीज होता है। अच्छा NaOH जो है वो आयनिक स्पीशीज है। नहीं मतलब वो ये बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, दोनों है ये। NaCl बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, दोनों है। सर बेस का रिएक्शन फास्ट होता है एसिड बेस का, और न्यूक्लियोफाइल में थोड़ा सा स्लो। अगर स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करना हुआ तब हम लोग नाम बेस यूज करेंगे। अगर वही इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोगों को किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करना रहा, H+ को नहीं, तो हम लोग वहां पे वर्ड न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये छोटा सा स्टेटमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। H+ का मतलब हम लोग प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, कोई साइज नहीं है, सिंपली एक प्रोटॉन। जब H+ का इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो H+ जाता है इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि उसका साइज बिल्कुल छोटा है, जो तुम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि H+ का कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ही एक्सट्रीमली हाई होता है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेसिकली बाकी जगह से। वो इसलिए क्योंकि H+ का साइज बहुत छोटा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का पॉइंट आएगा तो उस केस में हम लोगों का H+ हमेशा बेस के तरफ जाएगा या फिर उस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। बेस से कोई मतलब नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन से मतलब जहां उसको अट्रैक्शन मिल रहा है। तो जब हम लोग H+ के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो बेसिकली H+ मूव करता है, बहुत ही रैपिडली मूव करता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर जब किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन कर रहा होता है तो दोनों का साइज ठीक ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ये उतना रैपिड प्रोसेस नहीं है, यही डिफरेंस भी है दोनों के बीच में। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर जैसे NaOH है, NaOH का अगर H+ के साथ रिएक्शन करा रहे होंगे तो NaOH को उस टाइम पे बेस बोलेंगे। बट उसी NaOH के साथ अगर हम लोग किसी और कंपाउंड का रिएक्शन जैसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसको बेस ना बोल के हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। छोटा सा डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, और लोग बहुत ज्यादा अपने लिए काम में नहीं आएगा ये डिफरेंस, बस मालूम रखने की एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। क्योंकि जब हम लोग ये पॉइंट बोले इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जब कंबाइन करेगा तो इन दोनों में दोनों स्पीसीज एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। वो हम लोगों के न्यूक्लियोफिलिसिटी को, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी या किसी H+ के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी थी, बट जब न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या रिएक्शन का रेट बना पा रहा है, कितने तेजी से रिएक्शन करा पा रहा है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सारी चीजें केवल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारी चीजें केवल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से सॉल्वेंट में ये चीज हो रहा है। क्योंकि सॉल्वेंट के हिसाब से आयनिक मोबिलिटी में फर्क पड़ेगा। अगर आयनिक मोबिलिटी में फर्क पड़ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ेगा।
तो इसीलिए सॉल्वेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले पार्ट में, और इसलिए भी बेस में और न्यूक्लियोफाइल में हम लोग ने एक क्लासिफिकेशन बना रखा है। अदरवाइज बेस बोल के काम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, दोनों में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये छोटा सा स्टेटमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मली एक सॉल्यूशन में कराते हैं, क्योंकि जैसे मान लो NaCl है, अब NaCl तो सॉलिड है, अब इसको अगर रिएक्शन कराना है कहीं पे भी, या Cl माइनस का रिएक्शन कराना है कहीं पे भी, तो पहले तो उसको एक सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन बनाने की जरूरत क्या है। तो जब सॉलिड सॉलिड का रिएक्शन होगा तो कैसे रिएक्शन करा पाएंगे, तो दोनों सॉलिड को पहले सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, फिर दोनों के सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाया। तो सॉल्यूशन बनाने के पीछे या सॉल्यूशन में जो टर्म्स है कंसंट्रेशन में मोलैरिटी मोलैलिटी, ये टर्म्स डिफाइन करने के पीछे का रीजन ही यही है कि हम लोग डायरेक्टली सॉलिड में रिएक्शंस नहीं करा सकते, तो उसके सॉल्यूशन में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस का रिएक्शन कराते हैं। तो कोई एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए अपने पास कि हम लोग सॉल्यूशन के टर्म में सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर पाए, दैट पैरामीटर इज कंसंट्रेशन टर्म। अदरवाइज मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, मान लो कि हम लोग को रिएक्शन मोल के टर्म में करना है, तो फिर कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत क्या है, केवल तो फॉर्मूला में हर जगह है ना, PV = nRT, सॉरी पाई = ICST, तो जो C है उसके जगह N/V डाल दो, क्या जाता है, PV = I × N × ST भी कर सकते थे, क्या परेशानी है, बट वो कंसंट्रेशन इसलिए डाला गया क्योंकि जब हम लोग सॉल्यूशन के टर्म में काम कर रहे हैं तो अपने को मालूम होना चाहिए कोई ऐसा पैरामीटर जो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम लोग के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को बता पाए, चीजें उससे थोड़ी आसान हो जाएंगी, इसलिए कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन किया गया चीजों को आसान करने के लिए। अदरवाइज जैसे दर्जन है, 1 दर्जन, तो मालूम है कि 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 भी बोल सकते हैं, बट दर्जन क्यों डिफाइन किया गया, तो अपनी जिंदगी आसान करने के लिए। सोना खरीदने गए हम लोग, जैसे मोल कंसिडर हम बताते हैं, जब सोना खरीदने गए तो उस टाइम पे हम लोग मिलीग्राम किलोग्राम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, और लोग किलोग्राम में तो कोई मेजर नहीं करेगा, 1 किलो सोना दे दो, चलो आज तो बहुत खुश है, आज हम 1 किलो सोना उठाएंगे मार्केट से, तो 1 किलो सोना तो कोई नहीं खरीदेगा, तो वहां पे हम लोग तोला वर्ड यूज करते हैं। तो चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक नया टाइप का टर्म डिफाइन किया गया, उसी टाइप का चीज कंसंट्रेशन टर्म है, एक नया टर्म डिफाइन किया गया जो हम लोगों के रिएक्शंस के प्रोसेस को या कैलकुलेशंस को रिलेटिवली थोड़ा इजी कर पा रहा है, ऐसा हम लोग सोच के चल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज है, जो NaOH है, ये NaOH रहता सॉलिड पार्ट में, अगर इसको रिएक्शन कराना है, इसके Cl- का रिएक्शन कराना है, तो इसको पहले सॉल्यूशन में डालना होगा, बट जैसे ही हम लोगों ने सॉल्यूशन में डाला, Na+ और Cl- को डिसोसिएट कराया, Cl- अवेलेबल तो हो गया, बट प्रॉब्लम ये आया कि ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, उस सॉल्यूशन वाले पार्ट के एग्जिस्टेंस की वजह से, जैसे मान लो Cl- और सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसके साथ इसको कंबाइन करना है, बीच में सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों ने भी फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है, 2 आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग का सॉल्वेंट का अमाउंट या कोई भी एक सब्सटेंस वो थोड़ा कम कर देता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी रेशियो को, जिस रेशियो में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना हम लोग को हमको ध्यान है, मतलब हो सकता है हम गलत हो क्योंकि काफी पहले का चीज है, बट जितना हमको ध्यान है कि उस फोर्स वाले पार्ट को जो रिड्यूस करता है, तो वो अट्रैक्शन हो या रिडक्शन, ये अट्रैक्शन हो या रिपल्शन से मतलब नहीं है, बट दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को जिस अमाउंट से एक सॉल्वेंट का पार्टिकल या बीच का कोई मीडियम रिड्यूस करता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में मेजर करते हैं। तो फोर्स भी रिडक्शन किया, साथ ही साथ अगर पार्टिकल मूव करना चाहता है तो उसके पास जगह भी नहीं है मूव करने को, तो अगर जगह नहीं है मूव करने को, या फिर हो सकता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट हो जाए, सॉल्वेशन इफेक्ट होने से हम लोगों का बिल्कुल एकदम प्रॉपर वो आयनिक रेडियस का कंसेप्ट आ जाएगा, तो और मूवमेंट मुश्किल होगा। आयनिक मोबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है, पार्टिकल जब आयंस के फॉर्म में होता है, सॉल्वेटेड आयंस के फॉर्म में होता है, तो उसके मूव करने के टेंडेंसी में हिंड्रेंस आता है। तो एक न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सारी चीजों को कंसिडर करता है। जब तक Cl- इलेक्ट्रोफाइल तक पहुंच के रिएक्शन नहीं किया, तब तक हम लोगों का काम नहीं हुआ। और ये जो रेट ऑफ अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपने बेस से इस न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सेपरेट करता है, तो इस चीज का थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना। और बाकी है सिंपल सा चीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला चीज, यही चीज बेस करता है, यही चीज न्यूक्लियोफाइल करता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और बेस में जमीनी तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ में और न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी अगर हम लोग तुलना करें तो बहुत ज्यादा हम लोग डिफरेंस नहीं पाएंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कंपेयर करना शुरू करें तो हम बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट देंगे, ये जनरल रूल सबको मालूम होना चाहिए, जो मीडियम के हिसाब से चेंज हो सकता है,
बट अदरवाइज हम लोग ये जनरल रूल के हिसाब से ही काम करेंगे। न्यूक्लियोफाइल और क्योंकि बेस में बहुत ज्यादा अपने को डिफरेंस नहीं दिखा, तो जनरल रूल यही होना चाहिए, जितना स्ट्रॉन्गर बेस, जैसे न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो सिंपली स्ट्रॉन्गर बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट है। बस ये है कि जनरल स्टेटमेंट सिचुएशनली थोड़ा चेंज कर सकता है। जैसे हम लोगों ने बोला था सॉल्वेंट वाला पार्ट, तो ये सिचुएशन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे करेगा आएंगे अभी उस चीज पे, बट ये जनरल स्टेटमेंट है। जहां बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है वो तो तुम लोग को आता है, अगर वो नहीं आता है तो डूब मरो कहीं जाकर के। यहाँ अभी दिल्ली में बारिश हो रहा है, उधर कोटा वोटा में ना बाढ़ आ रखा है, डूब जाओ जाकर के वहाँ पे, हम ट्रेन का टिकट भी करा देंगे तुम लोग का। बट बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करने आता है तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक तो ये जनरल रूल, बट इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना कि चीजें थोड़ी डिपेंड करती हैं हम लोग के मीडियम के ऊपर बेसिकली। जैसे हम लोग जब मीडियम की बात करेंगे तो उस मीडियम वाले पार्ट में हम लोगों का चार पॉसिबल ये हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है। एक तो मीडियम में गैसियस मीडियम होगा, ऑल ये बुक्स वगैरह में दे नहीं रखा होता है, नॉर्मली एनसीईआरटी में तो वर्ड है भी नहीं, बट गैसियस मीडियम भी एग्जिस्ट कर सकता हो सकता है गैसियस रिएक्शन चल रहे हो, आराम से एग्जिस्टेंस हो सकता है। कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो गैसियस सॉल्यूशन में रह रहा हो, जैसे H2O है, NH3 हो गया, तो NH3 गैसियस फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, बट गैस में भी रह सकता है। तो ऐसा नहीं कि गैसियस मीडियम नहीं हो सकता है आराम से। गैसियस मीडियम में मतलब बेसिकली कोई दिक्कत नहीं अपनी जिंदगी में, तो गैसियस मीडियम है तो जनरल रूल चलेगा, सिंपल, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, कुछ सोचना नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक हम थोड़ा सा पॉइंट मिस कर गए, उसको ही मेंशन कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। मीडियम सेकंड पार्ट में आएगा। मीडियम के आने से पहले हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग इस चीज को कभी कभी भूल जाते हैं। इफ द डोनर एटम इज सेम, जिन दोनों स्पीसीज में कंपेयर कर रहे हैं, चलो आर कर देते हैं, डोनर एटम तो एक ही रहेगा, आर सेम, देन स्ट्रॉन्गर बेसिस will be better nucleophile। कोई बोलेगा सर ये तो आप जनरल रूल में लिखा ही चुके, दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऊपर ही तो लिखा हुआ है, बट इसमें एक छोटा सा सिचुएशन हम ऐड कर देते हैं जो याद रखने के लिए बहुत ही सही रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मीडियम हो, बट अगर डोनर एटम सेम है तो हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी सिंपली सिमिलर टू बेसिक स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगा वही हम लोगों को कंपेयर करना है, ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। मीडियम तब आएगा जब ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब उसके बाद मीडियम में हम लोग का सबसे पहला पार्ट जो आ गया, गैसियस मीडियम अगर हुआ तो क्या होगा, तो गैसियस मीडियम वाले पार्ट में हम लोग का जनरल रूल चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर हम लोगों का मीडियम में बाकी तीन सिचुएशन, पोलर प्रोटिक, एप्रोटिक एंड नॉन पोलर मीडियम, अगर ये तीन सिचुएशन रहा तो हम जिंदगी में शुरुआत करना चाहेंगे चलो पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे पोलर प्रोटिक वाले, सॉरी पोलर एप्रोटिक मीडियम, पोलर प्रोटिक मीडियम से शुरुआत करते हैं, यहाँ से चीजें ज्यादा बेटर समझ जाएंगे तुम लोगों को क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम में कुछ खतरनाक चीज होता है। अगर पोलर प्रोटिक मीडियम हुआ तो इतना अपने को मालूम है, जैसे एक छोटा सा हम चीज बताते हैं, मान लो कि हम लोगों को रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन कराते वक्त दो चीजें हो सकती हैं, एक सॉल्वेंट खुद ही एज अ रिएक्टेंट बिहेव करे, और जब भी कभी एक सॉल्वेंट एज अ रिएक्टेंट बिहेव करता है तो इसी चीज को हम लोग सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। ये तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस के जैसा सुना होगा, ये वर्ड्स आया ना तुम लोगों के सामने, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकेट्स ऐसा कुछ आया ना वर्ड? यस सर। ओके, जब भी कभी एक सॉल्वेंट, ये तुम लोगों के पास एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस में केवल नहीं आया है, ये तुम्हारे आयनिक इक्विलिब्रियम में आया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वाटर के साथ रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं हम लोग, कुछ नया नहीं है, बेसिकली सुन रखा है हम लोगों ने। जब भी कभी सॉल्वेंट रिएक्टेंट भी होगा तब उस केस में हम लोग उसको सॉल्वोलिसिस बोल सकते हैं। बट जब सॉल्वेंट रिएक्टेंट है तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने का पॉइंट ही क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा न्यूट्रल होगा, और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है तो बेसिकली थोड़ा वीक नेचर का होगा,
एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगा, बट अगर न्यूट्रल कंपाउंड है और चार्ज्ड कंपाउंड है तो नॉर्मली चार्ज्ड स्पीसीज विल बी मोर बेसिक, ऐसा हम लोग को डायरेक्टली बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। तो H2O या NH3 या अल्कोहल, ये सब हम लोग के सॉल्वेंट है जो हम लोग के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सॉल्वोलिसिस का केस अलग आएगा। सॉल्वोलिसिस का केस अपने लिए रिलेवेंस नहीं रखता क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट ही सब कुछ है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेंज करेंगे सॉल्वेंट के हिसाब से, वही तो सब कुछ कर रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन करने की एबिलिटी सॉल्वेंट के हिसाब से या मीडियम के हिसाब से चेंज कैसे कर रहा है। तो सॉल्वेंट के हिसाब से चेंज करने का मतलब सॉल्वेंट मस्ट बी अलग एंटिटी एंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा अलग स्पीसीज होना चाहिए, दोनों कॉमन नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन को हम लोग अभी के लिए हटा के चल रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग को न्यूक्लियोफाइल अलग से इंट्रोड्यूस करना है उस मीडियम के अंदर और वो सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग को न्यूक्लियोफाइल अलग से इंट्रोड्यूस करना है तो बेसिकली जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो गया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अभी ऊपर बोले, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल ऊपर बोले, SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं अपने, इन सबको हम लोगों को रिएक्शन मीडियम में इंट्रोड्यूस करना है, ऐसा हम लोग बोल के चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि ऐसा थोड़ा ना करेंगे OH माइनस को उठा करके डाल देंगे, चलो OH माइनस आ जा, चलते हैं रिएक्शन में, थोड़ा समंदर में तैर करके आते हैं, बीच में अगर रिएक्शन कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वापस निकल जाना। ऐसा नहीं कर सकते कि OH माइनस को सीधा उठा के रिएक्शन मीडियम में डाले। अगर हम लोगों को एक न्यूक्लियोफाइल को मतलब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना है तो हमेशा हम लोग एक सॉल्ट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोगों का बहुत ही सॉल्ट के फॉर्म में, चलो ये हम लोग का बहुत ही बेसिक पॉइंट होगा। जैसे OH माइनस को इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग NaOH डालेंगे, वो NaOH मीडियम में जाते ही डिसोसिएट करेगा, वहां से OH माइनस आएगा। सिमिलरली Cl माइनस तो हम लोग NaCl डालेंगे, वो NaCl वाटर में जाते ही या सॉल्वेंट में जाते ही Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करेगा, वहां से Cl माइनस मिलेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सिमिलरली NaSH ले सकते हैं। तो एक छोटा सा हिंट तो यहाँ समझ लेना कि जब भी कभी एक आयनिक कंपाउंड देगा, कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जब भी कभी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक का मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल है, जब भी कभी आयनिक कंपाउंड है तो वहीं से अपने को न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है, ये बाय डिफॉल्ट सोच के रखना। कोवेलेंट कंपाउंड को डिसोसिएट मत करना, क्योंकि ना बच्चा लोग ऐसा करता है, ROH है तो यहाँ से हम लोग R प्लस कर देंगे और OH माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पूरा का पूरा रहेगा, ये लोन पे डोनेट करेगा, पूरा स्पीसीज एक सिंगल यूनिट के जैसा काम करेगा, ना कि NaCl टाइप हम लोग Na प्लस और Cl माइनस को डिवाइड करके रखते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। तो बेसिकली अगर हम लोग ये कंपैरिजन करना शुरू करें कि हम लोग को कंपैरिजन नहीं, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करना शुरू करें कि अगर हम लोगों को एक न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके इंट्रोडक्शन के टाइम पे उसका एक सॉल्ट का फॉर्म लेंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, कोवेलेंट कंपाउंड तो सॉल्वेंट बन जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये रिएक्शन पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तुम लोग को होना नहीं चाहिए, हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये चीज तुम लोगों से। तो जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को डालेंगे तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आयनिक कंपाउंड पहले डिसोसिएट करना चाहिए। अगर आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट ही नहीं किया, क्योंकि अपने को अब तक मालूम पड़ चुका है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया, लाइक डिसॉल्व लाइक, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो डिसॉल्व होने पे ही हम लोगों का डिसोसिएशन होगा। जब तक हम लोगों का ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया तब तक हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल ही नहीं मिल रहा, और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं मिल रहा तो रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करेगा, कुछ नहीं करेगा पार्टिसिपेट। तो बेसिकली पहले तो सॉल्ट डिसॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम अभी नॉन पोलर को डिस्कस नहीं किए। सिनेरियो ये है बेसिकली कि पहले सॉल्युबिलिटी आना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में जैसे अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में हम लोगों को आराम से सॉल्युबल या सॉल्युबिलिटी हम ऐसा कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। एक मिनट, अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेके चले तो हम लोग का सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आराम से एग्जिस्ट करेगा एंड यहाँ से हम लोग को न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, चलो अपना काम हो गया। बट अगर हम लोग नॉन पोलर ले लें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग का आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर पोलर कंपाउंड बोल सकते हैं, काफी हाईली पोलर कंपाउंड है इनफैक्ट। तो नॉन पोलर वाले पार्ट में सॉल्युबिलिटी ही नहीं आएगा। अगर सॉल्युबिलिटी नहीं आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तो रिएक्शन कौन करेगा,
खैर आएंगे उस चीज पे, उधर भी रिएक्शन हो सकता है, बट अभी के लिए सिंपल से इसमें से बोल सकते हैं। अब इसमें अगर पोलर आया तो चलो न्यूक्लियोफाइल तो मिल गया, बट एक पॉइंट है यहाँ पे। जैसे हम लोग एक तो जो कटायन था, मान लो कोई भी मेटल, उसको हम M+ कर देते हैं, ये मेटल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों मिलेगा। मीडियम इन दोनों के ऊपर अफेक्ट डाल सकता है। जैसे मान लो हम लोग का H2O है, अब ये जो H2O वाला पार्ट है, ये हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर रखता है कि हम लोगों का ऑक्सीजन भी बिल्कुल बाहर के साइड में एग्जिस्ट करता और H वाला पार्ट भी बिल्कुल बाहर के साइड में एग्जिस्ट करता है। कोई भी पोलर प्रोटिक मीडियम उठा लो, कोई भी पोलर प्रोटिक मीडियम उठा लो, हाइड्रोजन तो बाहर रहेगा ही रहेगा, उससे जस्ट इमीडिएट एटम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह के एलिमेंट होंगे। तो अगर हम लोग वाटर उठाए, अल्कोहल उठाए, एकदम बिल्कुल आगे के पार्ट में, जैसे हम मान लो कार्बन चेन भी होता है, एक तरफ कार्बन चेन लेते हैं, तो भी हम लोग के उस सिस्टम के बिल्कुल बाहर के पार्ट में हम लोग के पास H और ऑक्सीजन दोनों है। तो यहाँ से एक छोटा सा चीज हो सकता है जो हम डिस्कशन का पॉइंट करना समझेंगे। और इसलिए भी जो स्ट्रक्चर बनाना तुम लोग हम सिखाए थे केमिकल बॉन्डिंग में लेविस स्ट्रक्चर बनाना, वो एग्जैक्टली उसी का लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग ऐसा बोले थे कि जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो सेंट्रल एटम बनता है। तो सबसे पहला काम सेंट्रल एटम बनाओ, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और इसके, हाँ बोलो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस था। कुछ कुछ एक्सेप्शन तो रहेगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री है तब ऐसे ही रहेगा। हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, हम 80% जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और मेरा वो जनरलाइजेशन ऑर्गेनिक में आराम से फिट होता है। सेंट्रल एटम वाले पार्ट के अलावा हम लोगों का जो बाकी बचे हुए एटम्स हैं, जो साइड एटम्स, उसको एस से डिनोट कर देते हैं। इसको मैंने बोला था कि बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिमेट्रिकली। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब बाहर वाले जो पार्ट होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब अपने पर डेल्टा माइनस इंड्यूस कराएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और सेंट्रल एटम के ऊपर डेल्टा प्लस इंड्यूस कराएगा। तो जैसे अगर सेंट्रल एटम है, मतलब वो बाहर वाले स्पीसीज से घिरा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक डबल लेयर टाइप का स्ट्रक्चर है, बीच में प्लस है और बाहर के सरफेस पे माइनस है। तो अगर मान लो कि एक नॉर्मल कंपाउंड है जो हम लोग अभी तक सीखते आ रहे हैं, तो उस नॉर्मल कंपाउंड में अगर बीच में प्लस चार्ज है और सरफेस पे माइनस चार्ज है, तो कोई भी सामने अगर इसको स्पीसीज प्लस चार्ज वाला मिला, तो प्लस चार्ज वाले का इससे इंट्रैक्शन आराम से होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉल्वेंट इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इंट्रैक्शन करेगा। ये इंट्रैक्शन आराम से पॉसिबल है। इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि लिख पाए यहाँ पे हम ये चीज, कि अगर हम लोगों का एक सॉल्वेंट, एक नॉर्मल सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट वाले पार्ट को अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ इंट्रैक्शन में डालें, तो Na+ के साथ इंट्रैक्शन आराम से पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग ऐसा बोले कि यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज हो जाए, जैसे मान लो Cl- है, तो नेगेटिव और नेगेटिव कभी इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, तो हम लोग को बचपन से मालूम है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम लोगों का नेगेटिव चार्ज फ्री है। तो सॉल्वेंट में अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को डालते हैं तो भी वो फ्री है, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से फ्री रहेगा अगर हम लोग का इस तरह का सिस्टम रहा तो। और अगर हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम की बात करते हैं तो बड़ा यूनिक चीज होता है। ऐसा होता है, प्लस चार्ज है, उसके बाहर हम लोग के सरफेस में माइनस चार्ज है, बट जो बाहर माइनस चार्ज है, जैसे पोलर प्रोटिक में यहाँ ऑक्सीजन हो गया, इस लेयर पे ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर उसके बाद कहीं दूर दूर दराज में कहीं पे दूसरा ऑक्सीजन है, फिर एक और हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हम लोगों का माइनस चार्ज तो है, और H+ बहुत ही छोटा होता है, मतलब हम लोग इतना बड़ा दिखा रहे हैं, बट H+ एकदम छोटू सा रहता है। उसके होने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन को, और उसके होने से किसी दूसरे को थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ऑक्सीजन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑक्सीजन के इंट्रैक्शन के लेवल को फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन का साइज इतना बड़ा है तो हाइड्रोजन उतना छोटा सा है। तो इसमें होता क्या है कि जो हम लोग का नेगेटिव का लेयर है, वो नेगेटिव वाला लेयर भी अवेलेबल होता है इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब जैसे Na+ है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि H के होने से ऑक्सीजन के सरफेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क पड़ा। Na+ का उस नेगेटिव वाले लेयर के साथ इंटरेक्शन आराम से हो गया। बट क्योंकि हम लोगों का H+ भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये H+ वाला पार्ट किसी भी एक नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज से आराम से इंटरेक्शन कर सकता है, तो ये भी इंटरेक्शन पॉसिबल है।
तो जब हम लोगों का प्रोटिक मीडियम होगा, मतलब पोलर तो बाय डिफॉल्ट है, प्रोटिक मीडियम होगा, तो एक अनायन का इंटरेक्शन भी पॉसिबल है और एक कैटायन का इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। जबकि हम लोगों के केवल इस तरह के सिस्टम में नॉर्मल मॉलिक्यूल, मतलब हम लोग इसको ए प्रोटिक मीडियम बोल सकते हैं, H+ नहीं होना चाहिए सबसे बाहर के सरफेस में, तो हम लोग का कैटायन का इंटरेक्शन पॉसिबल है, अनायन का नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग इतना आइडिया लगा होगा सॉल्युबिलिटी में कि जो सॉल्वेशन होता है उसी से सॉल्ट सॉल्युबल होता है। जब तक सॉल्वेशन नहीं हुआ तब तक सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्वेशन का मतलब अगर नहीं मालूम, हम शायद जहां तक हमको ध्यान है कि बताया हुआ है, बट नहीं मालूम तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज के बाहर सॉल्वेंट के पार्टिकल एक्यूमुलेट करते हैं, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, मिसेलस फॉर्मेशन टाइप का, मिसल फॉर्मेशन। ये हम लोगों का जो डर्ट है उसके आजू बाजू हम लोगों के सोप एंड डिटर्जेंट के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिसेलस फॉर्मेशन। तो एक कैटायन के आजू बाजू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस इंटरेक्शन को हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। और इस इंटरेक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है एंड वो अपने आयनिक कंपाउंड या सॉलिड वाले पार्ट से हटना चाहता है, क्योंकि सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, सिस्टम सॉलिड में रहना चाहेगा, बट अगर उससे बेटर इंटरेक्शन को कहीं मिल रहा है तो उधर जाना चाहेगा। हर एक आदमी चाहता है स्टेबल हो, तो जितना स्टेबल होना चाहेगा उसको उसके हिसाब से इंटरेक्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर उसको सॉल्वेशन में ज्यादा इंटरेक्शन मिला तो वो आयन के फॉर्म में रहना चाहेगा, इंडिपेंडेंट होना चाहेगा और सोल्यूबल होना चाहेगा। अगर उसको सॉलिड में ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा तो वो सॉलिड कंपाउंड के जैसा रहना चाहेगा, वही हम लोग का या इनसॉल्युबिलिटी होगा, उसी चीज को हम लोग प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। तो अगर पोलर सॉल्वेंट हुआ तभी जाके एक आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा, क्योंकि पोलर में ही सॉल्वेशन पॉसिबल है। जब तक सॉल्वेशन नहीं होगा तब तक आयंस का डिसोसिएशन होकर उसका सॉल्युबिलिटी नहीं आने वाला, मतलब अपने को न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा। तो पोलर में सॉल्वेशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल मिला, अच्छी बात है। बट जब हम लोग पोलर ए प्रोटिक मीडियम लिए तो केवल कैटायन का सॉल्वेशन हुआ, सफिशिएंट सॉल्वेशन है, हम लोग को आयन सॉल्युबल मिल गया या कंपाउंड सॉल्युबल मिल गया, बट केवल कैटायन मिला सॉल्युबल। जबकि अनायन वाला पार्ट फ्री है, अनायन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी दुनिया में मस्त है बेसिकली। बट प्रोटिक के केस में कैटायन के साथ साथ अनायन का भी सॉल्वेशन हो रहा है, तो अनायन फ्री नहीं है। सब सोच सकते हैं क्या, इस पूरे कार्यक्रम में हम लोगों का NaCl जो है, इससे दो चीजें मिल सकती हैं, Na+ और Cl-। Na+ तो किसी काम का ही नहीं है, बेगारी कर रहा है वो, केवल उसका एक ही काम है Cl- को लेके आओ, बट बाकी बेगारी कर रहा है। बट Cl- को एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना है, बट अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा या करने की टेंडेंसी में आएगा और इसका अगर सॉल्वेशन हो गया, तो सॉल्वेशन होने की वजह से इसके आजू बाजू सॉल्वेंट के बहुत ज्यादा पार्टिकल अट्रैक्शन में रहेंगे, बहुत ही ज्यादा एक सुरक्षा कवच बना के रखेंगे। बचपन में कोई तुम लोगों ने महाभारत देखा होगा तो ना, कि एक कुछ कुछ बनाया जाता है, कुछ नाम बोल रहे, चक्रव्यूह बनाया जाता है, तो चक्रव्यूह को वेदना होता है, सुना है कभी ऐसा वर्ड, चक्रव्यूह बनाते हैं? यस सुने सर। सुना है ना, और पढ़ा करो महाभारत, पढ़ा करो तुम लोग अगर नहीं मालूम तो। ऐसा उसमें बहुत सारा स्ट्रेटेजी होता है कि इस लेयर में ये होगा, इस लेयर में ये होगा, इस लेयर में ये होगा। हर एक लेयर को तोड़ने का एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप मर जाएंगे बीच रास्ते में। तो चक्रव्यूह होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल एक चक्रव्यूह बना रखे हैं, तो इंट्रैक्शन को वीक करता है। ये नेगेटिव चार्ज किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करने जाएगा भी तो सॉल्वेंट उसको रोकने की कोशिश करेंगे, बट न्यूक्लियोफाइल बोला कि नहीं नहीं हमको जाना ही है ना, कि शादी वादी में नहीं हमको उसी से शादी करने से प्यार करो, उसी से शादी करना वाला टाइप का सीन हो जाता है। घर वाले कितना भी कुछ भी बोले, नहीं हमको करना है तो करना वाला चीज है, तो फिर लास्टली हो ही जाता है रिएक्शन। तो इस तरह का चीज यहाँ पे हम लोगों के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, मतलब सॉल्वेंट वाले पार्ट बेसिकली हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है पहला चीज कि रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो सकता है। पहला रोल तो ये आया कि जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लिए वो अवेलेबल तो हो, पहले अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन तो बात ही खत्म है। तो इसका मतलब पोलर चाहिए, नॉन पोलर में बहुत मुश्किल है, बट चलो ठीक है, पोलर चाहिए। पोलर में तो भी एक परेशानी है कि पोलर में आने के बाद भी अगर हम लोगों का पोलर ए प्रोटिक मीडियम है, तो ए प्रोटिक मीडियम में तो जिंदगी बहुत खुश है, सब कुछ सही से चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल फ्री है, खुले आसमान में अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया से टेंशन से बाहर मुक्त रखा है, बेसिकली आराम से काम हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर से जनरल रूल, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। बट अगर हम लोग प्रोटिक मीडियम डालते हैं तो एक और तकलीफ है, वहां पे सॉल्वेशन होगा। और प्रॉब्लम क्या होता है ना,
जितना स्ट्रॉन्गर बेस उतना सॉल्वेशन होगा, और जितना सॉल्वेशन होगा उतना हिंड्रेंस क्रिएट होगा, तो चीजें उल्टी पड़ जाएंगी। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ कहीं एक जगह अच्छा काम कर रहा था, बट वही बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे जी का जंजाल बना हुआ बेसिकली, कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से। एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हम लोग, आयनिक पोटेंशियल बात करते हैं, और वो ये वर्ड मैंने डिस्कस कर रखा है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे अब। जितना ज्यादा सॉल्वेशन का चांस होगा, नॉर्मली हम लोग साइज के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, पहले चार्ज के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, चार्ज ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, या फिर हम लोग साइज के बेसिस से बात करते हैं, अगर चार्ज सेम है तो साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। तो हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ काइंड ऑफ यही सब चीजों से रिलेटेड है। आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होने में बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मली ज्यादा ही होता है, नॉर्मली बोल रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट नॉर्मली ज्यादा ही होता है। तो अगर हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, जब सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट होगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब पोलर मीडियम है तो उसमें प्रोटिक मीडियम हम लोग के बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट के जस्ट उल्टे पार्ट में आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है, ऐसा सोचा जा सकता है बेसिकली। एंड उसके बाद फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट का काम आता है। तो हम लोग उन स्टेटमेंट्स को आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। एज अ मीडियम में, गैसेस मीडियम के बाद हम लोग का सेकेंड पार्ट आएगा, जिसको हम लोग पोलर ए प्रोटिक पहले बोल देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, तो एक्सप्लेन कर दिया कहानी। तो ए प्रोटिक में जनरल रोल, क्योंकि हम लोगों का अनायन फ्री है, अनायन फ्री है हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग के SN2 रिएक्शन में काफी ज्यादा काम में आएगा, वहां पे डिसिशन में इस चीज को यूज करेंगे, अनायन फ्री है। जबकि अगर हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम में जाए तो इस केस में हम एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलेंगे, सिंपली लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये मत सोचना कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सिंपली लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से काम करने की कोशिश करना। नॉन पोलर में ना हम तुमको एक चीज बता देते हैं, ये तुम सोच के देखो, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो रखा है, बट एक बार सोच के देखना क्या हो सकता है। इसमें गूगल मत करना, ऐसे हम गूगल करने नहीं बोल रहे हैं, फिर से वापस वही मोड, गूगल नहीं करना है। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हुआ तो यहाँ पे भी लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल है, आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या फंडा है ये हमको सोच के बताना। कोई नॉन पोलर में तो पहले बोल रहे थे सॉल्वेंट डिसॉल्व ही नहीं करेगा, तो आखिर ऐसा क्या है कि लार्जर बेसिस बेटर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर तुमको कोई रेलेवेंट बुक मिलता है, करो सर्च, बुक में जितना तुमको खोजबीन करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी से करके देख सकते हैं। ग्लॉसरी में दे रखा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से पेज में, बट गूगल कोई नहीं करेगा, ये चीज करने की कोशिश करना। बाकी फिर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और एक पॉइंट को नोट में हम लिख दिया करेंगे प्रेफरेबली, कि अगर हम लोगों के पास, नोट में लिख देते हैं, अगर कोई मीडियम नहीं दिया है, हिंदी में लिखना तो चलो ठीक है, अगर कोई मीडियम नहीं दिया है तो है, तो तुम लोग एक से समझ ही लेता है बेसिकली, तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है। अगर नहीं दिया है तो वाटर कंसिडर करेंगे, या देन लिख देता है, देन वाटर कंसिडर करेंगे। H2 लिख सकते हैं, लेकिन वाटर बोलने में ज्यादा मजा आता है बेसिकली। वाटर कंसिडर करेंगे, और वाटर कंसिडर करेंगे मतलब कैसा मीडियम लोग लेके चल रहे हैं, ये बताओ। कोई वाटर कंसिडर कर रहा है, कैसा मीडियम है? पोलर और प्रोटेक। पोलर ए प्रोटेक, हे भगवान, हम सर फोड़ दे अभी, यहाँ से कूद जाए बिल्डिंग से, 10वें मंजिल पे बिल्डिंग है। पोलर ए प्रोटेक, अभी सबसे पहला एग्जांपल पोलर प्रोटेक से शुरू किए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं पोलर ए प्रोटेक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर कुछ नहीं दिया सॉल्वेंट तो वाटर बाय डिफॉल्ट लेके चलना है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हिसाब से तुम लोग को सीक्वेंस बताना है। इसमें एग्जांपल बताना प्रेफर नहीं करेंगे, नोट्स में एग्जांपल देखो सफिशिएंट है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ तुमको अच्छा आता है, तो इसको डिस्कस करने का बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं बनता है मेरे हिसाब से। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट था, बट हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास ज्यादा लेने का। एंड हो सकता है कि तुम लोग क्लास हम शाम में और रात में 9 बजे के बाद आराम से लगाएं, क्योंकि हम थोड़ा बिल्कुल एकदम रैंडम शेड्यूल में चल रहे हैं जिंदगी में। तो रात को 9 बजे से हम पूरा एनर्जी में रहते हैं, आराम से तुम लोग को 9 बजे से 10 बजे तक क्लास लाएंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि तुम लोगों का सिलेबस अगस्त में ही कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट ऑर्गेनिक का। क्योंकि हमको ऐसा लगता है तुम लोगों ने जीओसी में जिस लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो बेसिकली तुम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा होने वाला है, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा होगा। बस ये है कि तुम लोग बता देना विदाउट एनी हेजिटेशन कि सर थोड़ा स्पीड धीरे कर दीजिए या फिर थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि तुम लोग का फिजिक्स भी चल रहा है, तुम लोग का मैथ्स भी चल रहा है, तुम लोग का जिंदगी में और भी कुछ आ रखा होता है,
तो बता देना तुरंत कि सर थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए, थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, क्लासेस से फर्क नहीं पड़ रहा हमको। और तुम लोग का जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स सब कंप्लीट हो जाने दो, उसका रिवीजन करना शुरू करो, ऑर्गेनिक टाइम के साथ सीख लेंगे, ऑर्गेनिक आराम से 2 महीने में सीख लेंगे, हमको कोई गड़बड़ी नहीं है। बट ऐसा प्रैक्टिस करो कि तुमको ऐसा लगना चाहिए कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से सोच पाए कि इसमें करना क्या है, इतना सिंपलिस्टिक वे में सीखेंगे। ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक का सिलेबस मेरा कब कंप्लीट होगा, ये तुमको देखना है कि ऑर्गेनिक हम कितना इफेक्टिव वे में सीख पा रहे हैं, ताकि कल को कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो हमको ये ना सोचना पड़े कि सर रिएजेंट याद नहीं है। याद करना पड़ेगा रिएजेंट, बट ऐसा नहीं कि ये कंपल्शन और रिएजेंट के बिना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कंफर्टेबल वे में काम करेंगे। खुद से तुम लोग अपना सिचुएशन बताएगा। टाइम टेबल में हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास कटवा रखे होंगे, जो भी क्लास होगा मोस्टली शाम के टाइम पे होगा, रात को 9 बजे आराम से क्लासेस लेंगे। और उसके बाद तुम लोगों को ये बताना है कि नेक्स्ट डे क्लास रखना है कि नहीं रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से हम लोग आराम से काम करेंगे ताकि तुम लोग को मजा आए। और अभी ऑनलाइन क्लास रहेगा मेरा, हम ऑफलाइन क्लासेस लेने के मूड में थे, बट अभी आज मेरा बात हुआ था तुम्हारे बैच के किसी से, हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, फिर हमको थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब 1.5 महीने से, मतलब 1.5 साल से एक ही जगह पड़े हुए थे, यहाँ कुछ कुछ खाना पीना कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर सकते हैं, तो लगा कि चलो ऑनलाइन क्लासेस अच्छा चल ही रहा है तो थोड़ा अपनी जिंदगी में बाहर आना चाहिए बेसिकली। तो 1.5 महीना हम यहीं पे रहने का भी प्लान में है। बाकी तो तुमको मालूम है ऑनलाइन क्लास चल तो सकता है। अभी नहीं ना होगा। मैथ्स का क्लास ऑफलाइन हो सकता है, फिजिक्स का क्लास में भी ऑफलाइन हो सकता है, बट केमिस्ट्री का मेरा क्लास नहीं होगा अभी ऑफलाइन। हो सकता है अभी जैसे केमिकल काइनेटिक्स में निहार सर का क्लास लगाने बोल देंगे ताकि तुम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। हम दोनों क्लास नहीं लेने के मूड में हैं और हम थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव पार्ट से बिल्कुल दूर रहना चाह रहे हैं। तो निहार सर का जब क्लास चल रहा होगा, ऑल्दो हम फिजिक्स में 2 टॉपिक पैरेलल में चल रहा है तो एक खत्म होने के बाद ही करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी 2 चीजें चल रही है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो उसके बाद ही निहार सर का क्लास लाएंगे। उनका हो सकता है क्लासेस ऑफलाइन, बट अभी ऑनलाइन ही क्लास रहेगा, कोई लोड नहीं है। सर स्क्रीन स्क्रॉल ऊपर कीजिए। स्क्रीन ऊपर करें। सर उतना नहीं, बस यही है नीचे वाला लास्ट पॉइंट पोलर एप्रोटिक। तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क ध्यान रखना, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो तुम्हारा जीओसी का बुकलेट है, जीओसी नहीं सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट है, ऑल्दो मेरे पास शायद बुकलेट 1 मिनट रुको। इसमें एक कॉमन बुकलेट ही सॉल्व करना है सब लोगों को, वो इंजीनियरिंग का ही बुकलेट होगा, मेडिकल का बुकलेट से मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन बहुत भारी होंगे जो मेडिकल वालों को सॉल्व करना है, सीखने के लिए सॉल्व करना है, ताकि तुम लोग को मालूम पड़े कुछ भारी क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हो सकता है। वो तुम्हारे लिए एग्जाम में नहीं आने वाले, बट तुम्हारे स्किल को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। जैसे जीओसी में तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के थ्रू सीखा, तुम लोग को डीपीपी नहीं सॉल्व कराएंगे अभी हम, डीपीपी स्ट्रिक्टली इंजीनियरिंग वालों के लिए होगा। मेडिकल वालों को हम उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके बोल देंगे, बस वही सॉल्व करेंगे मेडिकल वाले लोग, वो लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो तुम्हारा बुकलेट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसमें एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिख रहा, इसमें 1 से लेके एक सेगमेंट एकदम प्रॉपर्ली डिवाइडेड है, 1 से लेकर के तुमको 6 तक सॉल्व करना है। मतलब तुम्हारा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट है, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रोफाइल, ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगा। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 में। एंड एक्सरसाइज 1 के अलावा एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में भी कुछ कर सकते हैं, इसमें भी सेगमेंट डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से भी तुमको देख के मालूम पड़ गया होगा कि कहाँ तक होमवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहला टॉपिक फ्री रेडिकल शुरू करेंगे, बट फ्री रेडिकल से पहले हम तुम लोगों को बहुत बड़ा एक मजेदार टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे, ओजोनलिसिस। उस ओजोनलिसिस के बाद हम लोग फ्री रेडिकल शुरू करेंगे, या पहले फ्री रेडिकल भी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ओजोनलिसिस का बेसिक डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोग जब भी आगे कोई टॉपिक पढ़े तो उसको हम लोग आराम से वहां पे यूटिलाइज कर पाए। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है? आइसोमेरिज्म